नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका द ऑप्टिमिस्ट पे। और ये हम लोगों की एक नई स्टार्ट है, एक नई शुरुआत है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मैं चाहूँगा कि आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आप उसको एज अ नोट डाउन करें। एक अलग से कॉपी बना लीजिए या रफ नोटबुक जहाँ भी आप लिखना चाहें, और उसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए, क्योंकि ये जो नो पॉइंट्स हैं ये आपको ड्यूरिंग योर रिवीजन काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा ही वीडियो देखना पड़ेगा। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको नोट करते चलें, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन सुनते रहें और नोट कर लें उस पॉइंट को, वीडियो को स्टॉप करके। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इस वीडियो के बाद भी डाउट रहता है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वो आपको 24 घंटे के अंदर आई विल ट्राई कि मैं क्लियर कर दूं। देन ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में आएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप एक साथ बैठ नहीं पाओगे, एक साथ ऐसा वीडियो बना दिया जाए बहुत लंबा सा तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊँ, ताकि आप जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा 40 मिनट, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। अब इस वीडियो से आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि शायद अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग पे। आप वीडियो देखेंगे, आपको समझ सब आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन आप उसको टेस्ट में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है आंसर राइटिंग की। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख के आंसर्स की, ठीक है। तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देन यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चैप्टर का नाम क्लियर ही है सबको, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। और पहला जो टॉपिक है, पहली जो हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील 14 जुलाई 1789। भाई साहब, आप बेस्टील क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक जेल थी, प्रिजन। दिस इज द बेस्टील प्रिजन। हालांकि रियल ड्राइंग नहीं है, मतलब बनाया गया है उसकी पेंटिंग टाइप। तो ये बेस्टील प्रिजन थी। और आप यहाँ देखो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, उनके हाथ में कुछ लकड़ियाँ हैं, और यहाँ धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ भी देखो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। आप समझते हैं ये हुआ क्या। तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ये इंसिडेंट दिया हुआ है, बेस्टील वाला। और फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसा क्यों हुआ, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिखा है स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब है बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना, ठीक है। और क्या बताया गया है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 की सुबह सुबह क्या होता है दोस्तों, पेरिस जो फ्रांस का शहर है, वहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, पेरिस वॉज टेंस। टेंस मतलब माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला था पेरिस में। क्यों? क्योंकि जो किंग था पेरिस फ्रांस का, उसने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो शहर के अंदर जाएं। देखो लिखा हुआ, द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने ट्रूप्स को, ट्रूप्स मतलब इधर पे समझ लो जो फौज होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो, जो फौज होती है, आर्मी जो होती है, उसको बोला कि आप शहर के अंदर जाइए। अब इससे क्या हुआ, इट लेड टू फियर अमंग सिटीजन्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, फियर अमंग सिटीजन्स। जब लोगों को ये खबर मिली कि राजा ने ऑर्डर दिया है आर्मी को शहर के अंदर जाने के लिए, तो लोगों के अंदर एक डर सा आ गया। फियर मतलब डर। और इस कारण से क्या हुआ, लोगों ने र्यूमर्स शुरू कर दी। र्यूमर्स मतलब होती हैं अफवाहें, ठीक है। तो लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि थोड़ी देर में ये जो राजा की फौज है ये हम सब पर ओपन फायर कर देगी। मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है ये। Rumors spread that the king's army would soon open fire on the people। अब ये अफवाह फैल गई कि थोड़ी देर में ये जो आर्मी आई है शहर में, ये लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देगी, ठीक है। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये र्यूमर थी। र्यूमर मतलब एक अफवाह थी, ठीक है। इसमें इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था।
अब क्या होता है, पीपल्स मिलिशिया वॉज फॉर्म्ड। अब मिलिशिया का मतलब समझ लीजिए, मिलिशिया का मतलब एक ग्रुप लोगों का जो सोल्जर्स नहीं है बट उनके पास हथियार है और वो लड़ने के पर्पज से इकट्ठा हुए हैं। तो मिलिशिया का मतलब वो लोग जिनके पास हथियार है, हालांकि वो आर्मी नहीं है लेकिन वो हथियार है उनके पास। तो अब लोगों ने क्या किया, अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन, ये नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है, अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल मतलब वो एरिया जहाँ पे ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं। एंड एंड डिसाइडेड टू फॉर्म देयर ओन आर्म्ड ग्रुप। थोड़ा राइटिंग एक्सक्यूज करिएगा, आर्म्ड लिखा है, ठीक है। तो 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठा हुई टाउन हॉल के पास जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे। एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम मिलकर क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और दैट टू एन आर्म्ड ग्रुप। आर्म्ड मतलब हमारे पास जो भी हथियार होंगे, किचन का सामान, कोई भी लकड़ियां, लाठी, जो भी उनके पास है वो सब यूज करके वो किंग की आर्मी का सामना करेंगे। बट भाई आर्मी के पास तो हथियार वगैरह होते हैं। तो अब लोगों ने अगला स्टेप क्या किया, सर्च फॉर वेपन्स। लोगों ने अब वेपन्स, हथियार ढूंढना शुरू किया। और हथियार कहाँ मिलेगा, हथियार गवर्नमेंट के पास मिलेगा। इसीलिए हमने क्या पढ़ा कि लोग टाउन हॉल के पास इकट्ठा हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास इकट्ठा हुए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनको यहाँ पे हथियार मिलेंगे। दे ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू सीज आर्म्स। सीज मतलब हथियारों पे कब्जा करने के लिए, सीज मतलब कब्जा। तो किस पे कब्जा करना चाहते थे, आर्म्स पे, मतलब हथियारों पे, गोली गोली पे, बंदूकों पे। तो दे ब्रोक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो प्यार मोहब्बत से नहीं बिल्डिंग के अंदर गए, दे ब्रोक इनटू इट मतलब जबरदस्ती बिल्डिंग्स के अंदर घुसे। और वहां पे उन्होंने कोशिश की कि जो भी हथियार उन्हें मिल रहा है गवर्नमेंट की बिल्डिंग में, उस पर कब्जा कर ले। ठीक। देन इसी सिलसिले में, इसी ऑर्डर में, मतलब वेपन्स को, वेपन्स लूटने के इरादे से वो बेस्टील प्रिजन में घुसते हैं। बेस्टील वॉज द नेम ऑफ दैट प्रिजन जहां पे लोग घुसे, ठीक है। और हजारों, कुछ सैकड़ों लोग, मतलब सैकड़ों मतलब 100, एक सैकड़ा मतलब 100, तो सेवरल हंड्रेड मतलब कई सौ लोग इस प्रिजन के अंदर घुसे। और प्रिजन को क्या लिखा गया है, फोर्ट्रेस प्रिजन। ये प्रिजन कैसी थी, आप यहाँ इमेज में देखिए, ये प्रिजन पूरी तरफ से देखो, ये बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई है। तो इसी को फोर्ट कहा गया है। फोर्ट मतलब किले, किलेबंदी थी ये जो प्रिजन थी। ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड प्रिजन थी, बहुत ही सुरक्षित जेल थी। और ये लोग क्यों घुसे बेस्टील में, स्टार्टिंग का इनका पर्पस क्या था, दे वर इन सर्च ऑफ एम्यूनेशन। वो हथियार खोजने गए थे वहां पे, उनको बंदूक, गोली बारूद चाहिए था आर्मी से लड़ने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे ही जेल के अंदर घुसेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां के जो सिपाही होंगे वो उनका स्वागत करेंगे। तो इट लेड टू एन आर्म्ड फाइट। द कमांडर ऑफ द बेस्टील वॉज किल्ड, 7 prisoners वर फ्रीड। तो भाई जो कमांडर था, जो इंचार्ज था उस जेल का, जो उस जेल की देखभाल का जिसका जिम्मा था, उसके साथ लोगों की लड़ाई हुई। और इस भिड़ंत में, इस लड़ाई में ही वॉज किल्ड, मारा गया वो बेचारा कमांडर, ठीक। और कमांडर के मरते ही जेल पे कब्जा हो गया इन लोगों का। लोगों ने क्या किया, 7 prisoner थे, कितने, 7। तो अब सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, बहुत ही सिक्योर्ड प्रिजन थी, हर तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी उसके। तो केवल 7 लोगों के लिए इतनी सिक्योरिटी, ऐसा क्यों। तो हमको ये समझना होगा कि ये जो 7 लोग थे, ये 7 prisoners थे, ये कोई मामूली प्रिजनर नहीं थे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर थे, मतलब ये वो लोग थे जो अच्छी खासी पोजीशन पे थे, लेकिन इनको जेल में इसलिए रखा गया था क्योंकि ये किंग से एग्री नहीं करते थे। किंग इनको पसंद नहीं करता था, या किंग के पॉलिटिकल व्यूज को अपोज करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इतनी बड़ी जेल में केवल 7 लोग थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यही बता रहा है, देखो, सिंबल ऑफ डिस्पोटिज्म। ये जो जेल थी, ये कोई मामूली जेल नहीं थी। इसकी जो इमेज थी लोगों के मन में, दैट वाज ऑफ अ डिस्पॉट। डिस्पॉट मतलब जो मनमाना रूल होता है ना राजा का, उसे कहते हैं डिस्पोटिज्म।
तो बेस्टील वॉज हेटेड। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई बेस्टील क्यों हेट, लोग उसको हेट क्यों करते, नफरत क्यों करते थे। तो ये लिखा हुआ है, देखो, द बेस्टील वॉज हेटेड एज इट रिप्रेजेंटेड द किंग्स एब्सोल्यूट पावर। तो बेस्टील एक निशानी थी, एक सिंबल था किस चीज का, राजा की अनियंत्रित पावर का, राजा की अनकंट्रोल्ड एब्सोल्यूट पावर का। राजा ही सर्वे सर्वा था फ्रांस में, ठीक है, जो चाहे वो करे। तो ये जो जेल थी इससे लोग बहुत नफरत करते थे। और इस चिल्लम चिल्ली में जो मारधाड़ हुई, इसमें लोगों ने क्या किया, इस जेल पे अटैक किया और इन 7 प्रिजनर्स को छुड़ा दिया। ये लिखा है ना, 7 प्रिजनर्स वर फ्रीड, इनको छुड़ा दिया गया जेल से। ठीक। अब आइए 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट क्या कह रहा है, डेमोलिशन ऑफ द बेस्टील। डेमोलिशन मतलब तबाह कर देना, तहस नहस कर देना। तो बेस्टील को लोगों ने क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया, तोड़ फोड़ दिया। द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज डिस्ट्रॉयड, स्टोन्स वर सोल्ड एज सुवेनियर्स ऑफ फ्रीडम। अब सुवेनियर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, सुवेनियर्स का मतलब होता है निशानी। तो लोगों ने क्या किया, बेस्टील को तोड़ा और उसके जो ईंट थे या जो भी पत्थर उसमें से निकला तोड़ने के बाद, उसको उन्होंने मार्केट में बेच दिया। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझिए कि ये बेचना का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस पे बेच देना। बेचना का मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक है, ठीक है, सिर्फ मतलब दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमने राजा की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज किया है। उसको दिखाने का एक तरीका था कि हमने क्या किया, राजा की जो जेल थी, ये प्रिजन, उसके टुकड़ों को बेच दिया, लोगों ने उसे खरीदा एज अ सुवेनियर। सुवेनियर मतलब यादगार। ये जो सुवेनियर वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप देख सकते हो गूगल पर जाके। तो सुवेनियर्स का मतलब होता है यादगार। लोगों ने इसको यादगार के तौर पे कि भाई बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लोगों ने जेल तोड़ दी, वो जेल जिससे सब नफरत करते थे, जिसके अंदर उन लोगों को बंद किया जाता था जो राजा के खिलाफ बोलते थे। तो लोगों ने एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की यादगार के तौर पे उसके टुकड़ों को बेच दिया मार्केट में। ठीक है, बेचने का मतलब बहुत हाई प्राइस में नहीं, ऐसे नॉर्मल, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हमने राजा की जेल तोड़ दी या राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ राइट्स। अब जैसे ये बेस्टिल की प्रिजन टूटी, लोगों का हौसला और बढ़ा। अब उन्होंने राइट्स शुरू कर दी। राइट्स मतलब दंगे। और ये दंगे कहाँ पर हुए, अनरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस पेरिस, पेरिस में हुआ, एंड कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब जो शहर के बाहर का हिस्सा होता है, गांव देहात जहाँ पे होता है। मेनली बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। तो अब जो मेन जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे उसका रीजन क्या था, इट वॉज हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। फ्रांस में लोग ब्रेड खाते थे, ब्रेड, ठीक है, और ब्रेड वो बनाते नहीं थे घर पे, वो ब्रेड जाके खरीदते थे मार्केट से। ठीक। तो ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। अभी हम सब आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो सिर्फ स्टार्टिंग है कि ये सारा इवेंट हुआ कैसे। ये आपको एक तरह से ना, जैसे पिक्चर को दिखाने से पहले ट्रेलर दिया जाता है, पिक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स दिखाई जाती हैं, मेन सीन दिखाए जाते हैं थोड़े बहुत, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि क्यों ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए और कैसे ये ट्रूप्स क्यों आए शहर के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर दिस डिमोलिशन ऑफ बेस्टील, बेस्टील प्रिजन के तोड़े जाने के बाद पूरे फ्रांस में, पेरिस में, और जो कंट्री साइड है, मतलब जो देहात का, गांव का इलाका है, वहां पे दंगे हो गए। और उनका मेन रीजन था कि जो ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे, लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस बेस्टील प्रिजन के तोड़े जाने की, ये अहमियत क्या है हमारे हिस्ट्री में। तो देखिए, जब ये बेस्टील प्रिजन तोड़ी जा रही होगी तो वहाँ के लोगों को आइडिया नहीं होगा कि वो एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल इवेंट के पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, जब भी लोग किसी चीज़ में पार्ट लेते हैं तो उनको उस टाइम आइडिया नहीं होता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो जब बेस्टील की प्रिजन टूटी, लोगों ने राइट्स किए, तो लोगों को आइडिया बिल्कुल नहीं था, ना किसी को आइडिया था कि आगे चल के ये बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगी, घटना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इवेंचुअली जो किंग है फ्रांस का, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इन सारे इवेंट्स का रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस का जो किंग था उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। ठीक। अब ये
बेस्टिल की मैंने आपको इमेज दिखाई दी है एक समझने के लिए कि ये बहुत सिक्योर्ड प्रिजन थी बेस्टिल की। ये देखिए ऊपर सिपाही भी खड़े हैं इधर पे, और काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी। लोग देखो कितने छोटे हैं, ये प्रिजन कितनी ऊंची है। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट हेडिंग ऑफ योर चैप्टर, दैट इज ये पॉइंट नंबर 1 है जो 1 करके दिया हुआ, सेक्शन 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो अब आपको 18th सेंचुरी का मतलब पता ही होगा, 1700 से 1800 के टाइम को क्या बोलते हैं दोस्त, 18th सेंचुरी। और लेट 18th सेंचुरी का मतलब ड्यूरिंग 1750 और उसके बाद का टाइम। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांस का समाज कैसा था लेट 18th सेंचुरी में। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लुई 16 बिकेम द किंग। कब बना किंग, 1774 में। तो दोस्तों लुई 16 जब किंग बना तो ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल का था। और ही वॉज मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंस। ऑस्ट्रिया एक देश था, फ्रांस का पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया। ठीक, देश तो नहीं कहेंगे अभी, देश वर्ड कहना गलत है, किंगडम कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया का किंगडम था, और उसमें जो प्रिंसेस थी वहां की मैरी एंटीनेट, मैरी एंटीनेट के साथ 20 साल के लुई 16 की शादी हुई थी। तो ये आपकी इमेज है, दिस इज लुई 16। ये जो है ये लुई 16 है आपके। ठीक, ये जो है ये लुई 16 है, ये व्यक्ति। और ये है क्वीन मैरी एंटीनेट। ठीक, मैरी एंटीनेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि अक्सर आप टेस्ट में गड़बड़ कर देते हैं। तो दिस इज लुई 16 और ये है मैरी एंटीनेट। तो इन दोनों का विवाह हुआ, और ये फ्रांस के राजा थे और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, अब जब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एम्प्टी ट्रेजरी। फ्रांस finances were already drained by long wars and extravagant lifestyle at Versailles या वर्साय। तो अब जैसे ही ये किंग बना लुई 16, तो इसने ये पाया कि जो खजाना है फ्रांस का वो एकदम खाली हो चुका है। ठीक है, ट्रेजरी मतलब जो खजाना है फ्रांस का वो एम्प्टी हो चुका है। और ये बड़ी चिंता की बात थी क्योंकि भाई कोई भी किंगडम चलेगा उसके लिए खर्चा लगता है, आर्मी का खर्चा होता है, और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो ऑफिसर्स हैं आपके, आपको उनको पैसा देना होता है। तो फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। अब उसका रीज़न क्या बताया गया है, लॉन्ग वॉर्स, फ्रांस काफ़ी सालों से लड़ाइयाँ लड़ रहा था, ठीक है, दूसरे किंगडम्स के साथ। तो उस लड़ाई के चक्कर में उसका काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ स्टाइल एट वर्साए, जो किंग था लुई 16 और मैरी एंटीनेट, उनका रहन सहन, उनकी लाइफस्टाइल बहुत खर्चीली थी, बहुत महंगा लाइफस्टाइल था। इसमें आपको एग्जांपल दिया गया इस महल का। देखिए ये इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, बट ये वर्साए का महल है, इसे कहते हैं वर्साइल्स का महल, वर्साए। और आप देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूमर लगे थे, ये कार्विंग्स देखो, ये पेंटिंग्स देखो दीवार पे, फिर ये फर्श देखो, ये खंबे, लाइट्स वगैरह देखो। तो इस महल को मेंटेन करने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। इस कारण से फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो क्या हो चुका था दोस्तों, वो खाली हो चुका था। ठीक है, तो उसका पहला रीज़न क्या बताया गया, वॉर्स। दूसरा रीज़न ये बताया गया कि जो रहन सहन था क्वीन और किंग का वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला था। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब ये जो वॉर्स की बात हो रही है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वॉर जिसको फ्रांस फंड कर रहा था, दैट वाज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जिसको हम अमेरिका कहते हैं कंट्री को, दरअसल उसको यूएसए समझिए अभी। जिस कॉन्टिनेंट में है उसको अमेरिका कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। जैसे आप ऐसा समझो कि जो इंडिया था, आज़ादी से पहले इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ, किसकी कॉलोनी थे, ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो केवल ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया नहीं था, अमेरिका जो रीजन है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसमें भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, उनका कब्जा था। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये अलग ही पूरा टॉपिक है, ऊपर ऊपर से सब समझते हैं इसको। तो
वहाँ के जो नेटिव्स थे, या नेटिव्स से ज़्यादा जो ब्रिटेन के लोग ही वहाँ बस चुके थे अमेरिका में जाके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हम सेल्फ रूल करना चाहते हैं, अब हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से रूल करना चाहते हैं, अपने नियम कायदे बनाना चाहते हैं। और उनकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने कहा ना बहुत अलग ही टॉपिक चला जाएगा, टैक्सेस ज़्यादा थे और दे फेल्ट कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने ब्रिटेन का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ब्रिटेन के लोग यहाँ से चले जाएं, और वो ब्रिटेन के ही लोग थे जो उधर रहने लग गए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना ली थी। तो फ्रांस ने इस मौके को देखा, फ्रांस ने देखा कि अमेरिकन कॉलोनीज में लोग ब्रिटेन का विरोध कर रहे हैं। तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करेगा लड़ने के लिए ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि यूरोप को अगर आप देखोगे, यूरोप कॉन्टिनेंट को, तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में राइवलरी थी। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन चलता था। आपने इसका एग्जाम्पल अपनी 8th क्लास की बुक में पढ़ा होगा। इंडिया में भी जब फ्रांस आए, फ्रांसीसी लोग आए, फ्रेंच लोग, तो उनकी लड़ाई ब्रिटिशर से हुई। तो फ्रांस और ब्रिटिश की लड़ाई यूरोप में भी चलती थी। तो क्योंकि अमेरिकन कॉलोनीज के लोग ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे, तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि यार ब्रिटेन से डायरेक्टली लड़ने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकन कॉलोनीज के जो लोग हैं, जो अमेरिकन कॉलोनीज के लोग हैं, इनको सपोर्ट करते हैं कि ये ब्रिटेन से लड़ाई करें। अब सपोर्ट कैसे करेंगे? आर्मी अपनी दी उन्होंने लड़ने के लिए ब्रिटेन से, साथ ही साथ पैसा और एमिनेशन, हथियार, ये सारी चीज सप्लाई की। अब इन सब कारणों से ब्रिटेन के ऊपर, सॉरी, फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिवर्स का कर्ज हो गया। अभी जो लिवर्स है, ये लाइवर है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो लाइवर्स हैं, 1 बिलियन लाइवर्स या लिवर्स, ये लिवर जो है ये उधर की करेंसी थी फ्रांस की। तो लगभग 1 बिलियन लिवर्स का कर्जा हो गया, डेट हो गया फ्रांस पे। और केवल ये 1 बिलियन का कर्जा नहीं था, इसके पहले ऑलरेडी 2 बिलियन का कर्जा था फ्रांस के ऊपर। तो टोटल कर्जा कितना हो गया? 2 बिलियन प्लस चला गया। 2 बिलियन से ज्यादा कर्ज हो गया किस पर? फ्रांस पे। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए भी ट्रेजरी खाली हो रही थी। अब अब आपने डेट लिया है किसी से, आपने कर्ज लिया है किसी से, तो कर्ज चुकाना भी पड़ेगा, और जब आप कर्ज चुकाएंगे तो कुछ इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट यही बात कर रहा है कि जो लेंडर्स थे, जिन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर है वो चार्ज करनी शुरू की। किससे? फ्रांस की गवर्नमेंट से। कितना इंटरेस्ट रेट? 10%। तो अब जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता था, उसमें मैक्सिमम पार्ट किसके पास चला जाता था? इंटरेस्ट की रीपेमेंट में। ये देखो लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स बजट वेंट इनटू इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं था खाली बैठी थी बिल्कुल, उसके पास पैसा आता था, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती थी, टैक्सेस का पैसा आता था गवर्नमेंट के पास, लेकिन मैक्सिमम पैसा उसमें से किसको देने में चला जाता था? जो कर्ज लिया था उस कर्ज को वापस करने में चला जाता था। एक तरह समझ लो ईएमआई देने में चला जाता था। ठीक है? इस कारण से फ्रांस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी थी। पांचवा पॉइंट अब क्या कहता है कि भाई राइजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो फ्रांस का जो राजा था, उसे आर्मी को भी खर्चा देना था, उसको अपना राज दरबार भी चलाना था, कोर्ट भी चलाना था, अपनी गवर्नमेंट भी चलानी थी, और यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी किंग फंड करते थे, वो भी चलानी थी। और इन सबको चलाने में क्या चाहिए था? इट रिक्वायर्ड मोर मनी, पैसा चाहिए होता। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? टैक्सेस से आएगा, जो टैक्स जनता देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टैक्सेस थे, ये मैक्सिमम इसका पार्ट किस में चला जा रहा था? जो ऑलरेडी कर्जा बढ़ा हुआ था उसको चुकाने में चला जा रहा था। जो गवर्नमेंट ने, जो किंगडम, सॉरी, जो फ्रांस का किंग था, उसने जो कर्ज लिया था, उस कर्ज को चुकाने में चला जा रहा था, और उसके साथ साथ ये सारे खर्चे भी थे। तो बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे कि किंग ने क्या डिसाइड किया कि अब टैक्सेस को क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाए। भाई नॉर्मल टैक्स से अब काम चल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है किंग क्या करेगा? टैक्सेस को बढ़ाने की सोचेगा। ठीक है? तो ये डिसाइड किया गया कि एक्सपेंसेस, ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं, इनको पूरा करने के लिए टैक्सेस को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। ठीक है? अब इस स्टोरी को आगे बाद में पढ़ेंगे।
पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। तो फ्रांस की अगर आप सोसाइटी को देखोगे लेट 18th सेंचुरी में, तो ये डायग्राम याद करिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फ्रांस की सोसाइटी 1, 2 और ये 3, 3 स्टेट्स में बटी थी। स्टेट्स का मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो समझ लो पार्ट्स में बटी थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर आती थी क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है ऐसे लोग जो चर्च से रिलेटेड है, ठीक है, जो चर्च में पुरोहित हैं, जो चर्च का काम करते हैं, बिशप्स हो गए, ये सारे लोग, फादर्स हो गए। देन सेकेंड स्टेट थी नोबेल्टी। नोबेल्टी मतलब वो सारे लोग जो किंग के बहुत क्लोज थे, ड्यूक्स थे, डचेस थी। तो किंग के समझ लो छोटे ऑफिशियल्स या उनके भाई बहन जो किसी अलग अलग टेरिटरी को रूल करते हैं, छोटी छोटी टेरिटरीज को, तो इनको नोबेल्टी कहा जाता है। तो सेकंड स्टेट में नोबेल्टी थे। फर्स्ट में कौन थे? क्लर्जी, चर्च वाले लोग। सेकंड में नोबेल्टी मतलब राजशाही के लोग, जो किंग के भाई बहन रिश्तेदार, जो अच्छी पोजीशन पे थे। थर्ड स्टेट में भी 3 पार्ट थे। अब थर्ड स्टेट के अंदर 3 पार्ट थे। सबसे नीचे कौन थे? सबसे नीचे थे स्मॉल पीजेंट्स, गरीब किसान। लैंडलेस लेबर, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सर्वेंट्स, जो नौकर चाकर है। जो थोड़ा सा इससे बेटर लोग थे वो कौन थे? पीजेंट्स और आर्टिसंस। आर्टिसंस मतलब कारीगर, और पीजेंट्स का मतलब आपको पता ही, किसान। ये स्मॉल पीजेंट थे, ये थोड़े उनसे ज्यादा बेटर थे। और थर्ड स्टेट में सबसे ऊपर वाले ग्रुप था, उसमें बिजनेसमैन लोग आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे जो राजा के दरबार में काम करते थे, लॉयर्स वगैरह, वकील वगैरह आते थे। तो हमने क्या देखा कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर क्लर्जी, वो लोग जो चर्च का पार्ट थे, ठीक है, चर्च में पुरोहित थे, बिशप्स वगैरह। सेकंड में नोबेल्टी, नोबेल्टी के मतलब किंग्स के जो जस्ट नीचे वाली पोजीशन आती है, ठीक है, वो सारे लोग। और थर्ड स्टेट ये आपको बता ही दिया गया। अब एक बार डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो एक और प्रॉब्लम क्या थी? इनइक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे सोसाइटी में, इनके बीच में इनइक्वालिटी थी। क्या इनइक्वालिटी थी देखते हैं जरा। फर्स्ट स्टेट हमने बात कर लिया। फर्स्ट स्टेट में कौन था? फर्स्ट स्टेट क्लर्जी था, ठीक है, वो लोग जो चर्च के पार्ट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि दे वर एंजॉइंग प्रिविलेजेस। इनको कुछ ऐसी अलग से प्रिविलेजेस मिल रही थी जो बाकी लोग को नहीं मिलती थी। अभी हम देखेंगे आगे क्या प्रिविलेजेस थी। जैसे पहली प्रिविलेज क्या थी? दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। जो भी टैक्सेस देने होते हैं किंग को, उनसे इनको एग्जेम्प्ट किया गया था। मतलब इनको छूट मिली थी कि ये कोई भी टैक्स जमा नहीं करते थे राजा को, स्टेट को। अब इस स्टेट में और इस स्टेट में कंफ्यूज मत होइए। ये जब स्टेट बोल रहे हैं तो समझ लीजिए राजा, ठीक है, फ्रांस। और ये जो स्टेट है EST वाला स्टेट, इसका मतलब जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनकी बात हो रही है। तो जो फर्स्ट इस स्टेट के लोग थे, इनको किंग को या स्टेट को, इस वाले स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, उनको इससे छूट मिली हुई थी। और इसके अलावा केवल इतना छूट तो मिली थी, साथ ही साथ इनको राइट मिला था कि क्या कलेक्ट करें? टाइथ्स कलेक्ट करें। टाइथ्स, ये स्पेलिंग है इसकी। टाइथ्स क्या है दोस्तों? टाइथ्स एक टैक्स था जो चर्च जमा करता था, किनसे? पीजेंट से, किसानों से। और इसमें होता क्या था कि जो पीजेंट होता था वो जो भी उगाता था अपने खेत में, उसका 1/10, यानी अगर 10 किलो अनाज उगाया तो उसमें से 1 किलो अनाज किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। इस टैक्स को क्या कहते थे? टाइथ्स कहते थे, ठीक है। तो पहला स्टेट था क्लर्जी, और क्लर्जी को टैक्स देना नहीं पड़ता था। साथ ही साथ वो एक टैक्स लोगों से बल्कि जमा करता था, पीजेंट से, जिसको कहते थे टाइथ्स। यानी आप जितनी भी फसल उगाएंगे उसका 10% या 1/10 आपको क्या करना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा एज अ टैक्स। तो देखो, टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं लेकिन टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो यही प्रिविलेज, यही एक छूट फर्स्ट स्टेट को मिली थी, इसको क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड स्टेट की अगर बात करें तो
इसको हम कहते हैं नोबेलिटी। ठीक है, जो सेकंड स्टेट था वो नोबेलिटी का था। मतलब समझ लो किंग से जस्ट नीचे वाली जो पोजीशंस होती थी, अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज थी फ्रांस की, उनके जो गवर्नर्स हैं, रूलर्स हैं, वो सब इस नोबेलिटी में आते थे। ठीक है, और जैसे क्लर्जी को टैक्स देने से एग्जेम्प्ट किया गया था, सिमिलरली नोबेलिटी भी टैक्स नहीं देती थी। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। फ्रांस की सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या थी कि केवल थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे। क्लर्जी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ना ही नोबेलिटी को टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा दे इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट बताता हूँ ताकि एक नया टॉपिक ना हो जाए आपके लिए। ये जो नोबेल्स होते थे, ऐसा मानो ये नोबेल्स हैं, इनके अंडर बहुत सारी जमीन होती थी और ये जमीन इनको किंग देता था। ठीक है, अब ये नोबेल्स क्या करते थे, इनकी ये जो जमीनें होती थी, जैसे मान लो एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, इन सब में अलग अलग पीजेंट्स काम करते थे। ठीक है, या पूरी जमीन में पीजेंट्स काम करते थे और पीजेंट से ये लोग टैक्सेस लेते थे, ड्यूज लेते थे। ठीक है, तो ये लोग टैक्सेस और ड्यूज लेते थे किसानों से। अब ये फ्यूडलिज्म, इसका इसके लिए आपको फ्यूडलिज्म भी समझना होगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको फ्यूडलिज्म समझने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि नोबेल्स के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और उस ज़मीन पे पीजेंट्स काम करते थे। ठीक है, तो उन पीजेंट से लोग ड्यूज लेते थे। ठीक, तो एक तो टैक्स भी नहीं देते थे, ऊपर इनको ये फ्यूडल जो प्रिविलेजेस मिली थी, ये जो ज़मीन से टैक्स वगैरह लेना, ये सब इनके पास, ये सारे राइट्स थे नोबेल्स के पास, नोबेलिटी के पास। अब आते हैं थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में कॉमनर्स थे। कॉमनर्स मतलब आम आदमी, जैसे पीजेंट्स, किसान, वर्कर्स, मजदूर लोग होते थे, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जॉब वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ठीक, लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। अब सारा जो टैक्स स्टेट के पास जाता था, उसका सारा जो कंट्रीब्यूशन केवल इधर ही से आता था, थर्ड स्टेट से। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी में, कि सारा टैक्स केवल कौन देता था, केवल और केवल थर्ड स्टेट के लोग। जिसमें जबकि आपको पता है कि ज़्यादातर लोग कैसे थे, ये देखो इधर पे पीजेंट्स थे और लेबर्स वगैरह थे, कुछ परसेंट ये भी थे बिजनेसमैन वगैरह, लेकिन ज़्यादातर छोटे किसान और मजदूर वर्ग के लोग थे। लेकिन फिर भी सारा टैक्स यही लोग देते थे। अब टैक्स कैसे देते थे, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता था। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये देना ही देना है, जिसे क्या कहते थे, टाइल कहते थे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा 19-20 हो सकता है, आप देख लीजिएगा। टाइल कहते थे। टाइल, ये डायरेक्ट टैक्स किसको जाता था, ये डायरेक्ट जाता था स्टेट को। स्टेट मतलब, और समझना चाहो तो किंग को डायरेक्ट जाता था, फ्रांस के राजा को, फ्रांस के खजाने में जाता था डायरेक्ट। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सॉल्ट पे, टोबैको पे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों देखो, जैसे आपके फादर होंगे या मदर जो भी जॉब करते होंगे, तो वो कुछ टैक्स देते हैं डायरेक्ट, उनकी सैलरी से कट होता है। इसके अलावा जैसे आप गए, आपने एक जीन्स खरीदी, आपने एक पैंट खरीदी, ठीक है, और अब आप इस पैंट का आपने मान लो 1200 रुपये दिया इस जीन्स का, तो इसमें आप देखोगे बिल में, तो आपको दिखाई देगा कि आपका 200 रुपये मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स अलग से लिया है। तो एक तो टैक्स डायरेक्ट आपका सैलरी से भी कटता है, और फिर आप जो भी चीज़ें खरीदते हो उसमें भी कुछ टैक्स गवर्नमेंट लेती है। तो सिमिलरली फ्रांस की गवर्नमेंट टैक्स लेती थी किस पे, सॉल्ट और टोबैको पे। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे सॉल्ट हो गया और जो ये टोबैको हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई ऐसी बहुत रेयर चीज़ नहीं कि आदमी सिर्फ कभी एक दो बार महीने में यूज़ करेगा या साल में एक बार यूज़ करेगा। ये लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं, खाने में सॉल्ट को, टोबैको अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती थी, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स भी लेती थी, और खासकर केवल उस ग्रुप से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रांस की सोसाइटी में एक सबसे जो ऊपर थे क्लर्जी थे, चर्च के लोग, फिर नोबेलिटी जो किंग की फैमिली के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, देन थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में भी हमने 3 पार्ट किए। सबसे नीचे स्लेव्स, सर्वेंट्स, ये सारे, फिर पीजेंट्स वगैरह, और फिर जो सबसे ऊपर थर्ड स्टेट में, मतलब जो इन
लास्ट स्टेट में सबसे ठीक ठाक लोग थे वो, जैसे बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, लेकिन ये सारे लोग टैक्सेस पे करते थे और ये लोग टैक्सेस नहीं पे करते थे, ये दोनों स्टेट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। एक और इनइक्वालिटी फ्रांस की सोसाइटी में क्या थी कि जो पीजेंट्स थे उनका परसेंटेज कितना था, 90%। फ्रांस की सोसाइटी में 90% कौन थे, पीजेंट्स थे। लेकिन ज्यादातर पीजेंट्स के पास खुद की जमीन नहीं थी खेती की, वो किसी दूसरे की जमीन पे खेती करते थे। अभी हमने देखा ना, नोबल्स की जमीन पे खेती करते थे, ठीक, जिसके लिए उन्हें ड्यूज पे करने पड़ते थे। या अगर उनके पास जमीन होती भी थी तो जमीन इतनी छोटी होती थी कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो देखो ये लिखा हुआ है, peasants 90% of population but majority had little or no land। या तो उनकी ज़मीन बहुत छोटी होती थी जिसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था, जिससे उनका काम नहीं चल पाता था, या तो उनके पास ज़मीन होती ही नहीं थी। ठीक, अब 60% ज़मीन, यानी मान लो ये टोटल 100% है, इसमें 60% इतना ज़मीन जो है, इतना पार्ट जो बड़ा शेयर है, केवल किसके पास था, नोबल्स के पास था और चर्च के पास था। ठीक, तो सोसाइटी में केवल जो 10% लोग हैं, जो 10% लोग थे, नोबल्स और चर्च के लोग, इनके पास 60% जमीन थी, लैंड रिसोर्स थे। ठीक है, ये देखो लिखा है अबाउट 60% ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड रिचर थर्ड स्टेट मेंबर्स। या इसमें एक और चीज उन्होंने जोड़ दी है, जो थर्ड स्टेट के रिच लोग थे सबसे, तो इन तीनों के पास, फिर भी इसमें से आप इनको अलग रखो, नोबल्स और चर्च के पास 60% जमीन थी। ठीक, और अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो टैक्सेस का बर्डन था, जो बोझ था, ये बर्डन मतलब बोझ टैक्सेस का, वो केवल किसके सर पे था, ओनली द थर्ड स्टेट फाइनेंस द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। केवल और केवल थर्ड स्टेट से ही टैक्स लिया जाता था। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी की। अब आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आपकी बुक में बताया गया है कि ओल्ड रिजीम, अभी आप जब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म आपको देखने को मिलेगी, ओल्ड रिजीम। रिजीम का मतलब क्या होता है, रिजीम का मतलब होता है रूल, ओल्ड मतलब पुराना। तो अभी हम इस फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1789 में हुआ, और इसके बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे 1789 के बाद के। ठीक है, तो जब भी हमको रेवोल्यूशन के पहले के टाइम का जिक्र करना होगा, डिस्कशन करना होगा, तो हम इस टर्म को यूज करेंगे ओल्ड रिजीम, पुराना रूल। ठीक है, तो ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है, द अनफेयर सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अभी आप देखोगे कि ये जो सिस्टम है किसका, ये स्टेट्स का, ये खत्म होगा। ठीक है, और ये जो टैक्सेस और प्रिविलेजेस का सिस्टम था, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो द अनफेयर सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट्स बिफोर 1789, 1789 के पहले का ये जो सिस्टम था, जहां पे तीन अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग टैक्सेस के नियम थे कि केवल थर्ड स्टेट टैक्स पे कर रहा था, प्रिविलेजेस थी इनके पास, इनका जब भी हम जिक्र करेंगे तो वी विल यूज दिस टर्म ओल्ड रिजीम। ठीक है, अब इसके साथ ही एक लास्ट स्लाइड इस वीडियो के लिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे चैप्टर। आपको एक ऐसा कार्टून या ऐसा डायग्राम सा दिया होगा, तो आप इसको देखो, इसका सिर्फ इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो समझ लो। ये जो बंदा है, ये है एक पीजेंट है, मान लो किसान है, और देखो इसके हाथ में पैसा भी है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लॉर्ड्स थे, ये लॉर्ड है भाई, देखो ये लॉर्ड बैठा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पीजेंट्स होते थे, ये लॉर्ड को क्या पे करते थे, ड्यूज पे करते थे। तो देखो एक गठरी है पैसे की, तो पैसा भी पे कर रहा है, और दूसरी हाथ में देखो क्या है, एक टोकरी है जिसमें फल सब्जी वगैरह है, ये अनाज है, पैसा सा रखा हुआ है। तो जो पीजेंट है दोस्तों, ये लॉर्ड को क्या क्या देता है, ड्यूज भी देता है, अपने खेत में जो उगाता है उसका उसका पार्ट भी देता है, तो इसको हम प्रोडक्शन लिख लेते हैं। तो जो प्रोडक्शन है वो भी देता है, और ये ऑलरेडी देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है। अभी जो लॉर्ड है, आपकी बुक में बताया गया कि लॉर्ड इसकी तरफ ध्यान से देखता भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है, सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है कि लॉर्ड
डिसरिगार्ड करते थे, उनके नज़र में इनकी कोई अहमियत नहीं थी लोगों की, इस पीजेंट की। और इसके जस्ट पीछे आपको एक मीनिंगफुल चीज़ दी गई है। ये देखो, एक मकड़ी है, आपकी बुक में देखिए क्लियरली आपको दिखाई देगा, ये मकड़ी का जाल है, इसमें ये मकड़ी है और साथ ही में एक मक्खी भी उसमें फंसी हुई है। तो कहने का मतलब ये, बताने का मतलब ये है आपको कि जैसे एक मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है और कितनी भी कोशिश करे और ज़्यादा फंसती जाती है, सिमिलरली लॉर्ड को एक स्पाइडर की तरह दिया दिया गया है कि लॉर्ड जो होते थे वो एक मकड़ी की तरह होते थे, जो अपने जाल में इन भोले भाले पीजेंट्स को क्या करते थे, फंसा लेते थे, और जिससे बचने का, जिस जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता था। ठीक है, तो अब आ, ये पहला पार्ट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका होता है द एंड। ये है पार्ट 1, किसका, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, शायद मैंने कुछ जल्दी पढ़ा दिया, तो वापस से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट या चीज़ें पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा जेन्युइन डाउट हो। इसके अलावा एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया। कोई जल्दीबाजी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको पसंद आया, जेन्युइनली आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, तो लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल की रीच को बढ़ाने के लिए शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको आज इस पहले वीडियो से ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे, तो आप इसको ही पहला वीडियो मानिए इस चैप्टर का। और मैं इस चैनल के पहले वीडियो में आपको एश्योर करता हूँ कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल फ्री होगा, अभी और फ्यूचर में भी। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो फ्री होगा। कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगी, ऐसे जो स्टार लगा के लिखते थे ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, जो मुझे इस समय सबसे ज़्यादा चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं ज़्यादा आपको कहानी नहीं बता सकता हूँ क्या कैसे, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह फ्री चीज़ें मिलती रहें, और केवल 9th का नहीं आएगा, 6th का मटेरियल भी मिलेगा, 5th का मटेरियल भी मिलेगा, 8th का मटेरियल भी मिलेगा, 7th का मटेरियल मिलेगा, सो ऑन, 10th का मटेरियल भी मिलेगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल में जो चीज़ें वो भी मिलेंगी आपको, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आप पैसा पे करते हो, सब कुछ फ्री। फिर से याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस चैनल को, तो अपनी इंस्टा स्टोरी पे लिंक लगा दीजिए इस वीडियो का, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, और हर तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल आपका है, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये मैं आपको कह दे रहा हूँ, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपको लगे इस चैनल पे कोई आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा कि मैंने क्या वादा किया था आपसे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।